नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। सीजी सिटी अर्बन वेटलैंड में मना प्रकृति का उत्सव। छात्र छात्राओं ने कैनवस पर उकेरे प्रकृति के रंग, पंख फैलाते पक्षियों का किया दीदार। आपको बता दें, सोवेनियर शॉप का हुआ उद्घाटन। वेटलैंड को लोगो व कॉफी टेबल बुक लॉन्च। सीजी सिटी अर्बन वेटलैंड में मंगलवार को पर्यावरण प्रेमियों का जमावड़ा लगा है, जहां लोगों ने पंख फैलाते पक्षियों का दीदार किया है और उनकी खूबसूरती को मौके में कैमरे में कैद किया है। छात्र छात्राओं ने कैनवस पर प्राकृतिक रंग को उकेरे हैं और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। मौके था लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वेटलैंड डे के उपलक्ष्य में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम का, जहां प्रकृति और लोगों के बीच अद्भुत संगम देखने को मिला है। और साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7 बजे बर्ड वॉचिंग से हुई है, जिसमें स्कूली बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोगों ने पक्षियों को दूरबीन के जरिए नजदीक से देखा है। साथ ही इस दौरान पर्यावरण विशेषज्ञों ने उन्हीं पक्षियों की प्रजातियों, उनके बारे, व्यवहार और वेटलैंड से उनके संबंध में जानकारी, रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने सीजी सिटी अर्बन वेटलैंड की वॉल का अनावरण व नवनिर्मित सोवेनियर शॉप का भी उद्घाटन किया है। उन्होंने एलडीए द्वारा विकसित किए गए वेटलैंड की सराहना करते हुए कहा कि सीजी सिटी अर्बन वेटलैंड शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण है और यह न केवल जैव विविधता को संरक्षण देता है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी एक जीवंत प्राकृतिक धरोहर भी रहा है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सोवेनियर शॉप के माध्यम से वेटलैंड संरक्षण और उससे जुड़े उत्पादों को आम लोगों तक पहुंचने का संरक्षण गतिविधियों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। और साथ ही बच्चों ने पेंटिंग में दिखाई रचनात्मक अभिव्यक्ति। गोमती टास्क फोर्स के सदस्यों ने छात्र छात्राओं के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया, जिसके बाद पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने पक्षियों और प्रकृति की सुंदर आकृतियों को रंग के माध्यम से जीवंत कर दिया है। प्रतियोगिता में भाविका यादव ने प्रथम, लक्ष्मी वर्मा ने द्वितीय एवं जानवी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके बाद एक्सपेरिमेंटोर कंपटीशन में भी वहां पर पर्यावरण और साथ ही वेटलैंड संरक्षण का बच्चों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। वेटलैंड संरक्षण पर गहन विमर्श हुआ है और कार्यक्रम में वेटलैंड संरक्षण, जैव विविधता और साथ ही शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर पैनल डिस्कशन हुआ है, जिसमें डीएफओ सितांशु पांडे, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पूर्व निदेशक डॉक्टर असद रहमानी, टीएसए के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, अंबेडकर विद्यालय के पूर्व प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के एमए खालिद, लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉक्टर अमिता कनौजिया व गोमती टास्क फोर्स के मेजर KS नाग शामिल रहे हैं। विशेषज्ञों ने लोगों को बताया कि वेटलैंड न केवल पक्षियों और जलीय जीवों का घर है, बल्कि ये भूजल रिचार्ज, बाढ़ नियंत्रण और तापमान संतुलन में भी अहम भूमिका निभाते हैं। विजेताओं को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आवास आयुक्त डॉक्टर बलकार सिंह, एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार एवं डीएफओ सितांशु पांडे द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान सीजी सिटी अर्बन वेटलैंड का लोगो एवं कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च किया गया है। खबर सीतापुर से है, जहां जनपद सीतापुर थाना तंबौर क्षेत्र के कलनापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित विशाल हिंदू सम्मेलन में मुख्य अतिथि गंगा सिंह जी, प्रांत संपर्क प्रमुख एवं विशिष्ट अतिथि महंत राजूदास महाराज, हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम रहे। गंगा सिंह ने अपने उद्बोधन में पंच परिवर्तन, कुटुंब और साथ ही हिंदू एकता पर चर्चा की है। विशिष्ट अतिथि महंत राजूदास महाराज ने सनातन संस्कृति और शास्त्र पर उपस्थित हिंदू जन समुदाय को जागृत होने की बात कही है एवं उन्होंने कहा कि हिंदू अलग अलग जातियों में ना बटकर केवल हिंदू बने। हम सभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से प्रेरणा लें। कार्यक्रम में सरस्वती शिशु मंदिर तंबौर एवं सूर्य प्रताप बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने भी अपनी अपनी प्रस्तुति दी है। और साथ ही इस अवसर पर जिला प्रचारक सुरेंद्र जी, पूर्व प्रांत प्रचारक विहिप लल्ला सिंह चौहान, उत्तम सिंह, पूर्व सांसद राजेश वर्मा, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, कृतार्थ मिश्रा, राम जीवन जायसवाल और वीरेंद्र पुरी, ज्ञानेंद्र वर्मा, प्रताप नारायण आदि लोग वहां पर मौजूद रहे।
खबर जनपद सीतापुर से है। सीतापुर के थाना व कस्बा तंबौर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बस स्टॉप बाबा बुरहानुद्दीन के पास पुरानी आपको बता दें बाजार रोड स्थित एक दुकान पर एलपीजी गैस सिलेंडर लीक होने से भीषण हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार एक ग्राहक दुकान पर चूल्हा बनवाने आया था। चूल्हा बनवाने के दौरान अचानक गैस लीक होने लगी और देखते ही देखते आग भड़क उठी। ये जानकारी चूल्हा बनाने वाले दुकानदार द्वारा दी गई है। गैस की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में आसपास भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। खबर कानपुर नगर से है, जहां भारत और अमेरिका के बीच पिछले 6 महीनों से चले आ रहे टैरिफ तनातनी के खत्म होने और टैरिफ दर 25% से घटकर 18% किए जाने के फैसले से कानपुर के व्यापारी जगत में उत्साह की लहर दौड़ गई है। कानपुर के व्यापारियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे भारत की मजबूती, वैश्विक स्थिति और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का प्रमाण बताया है। व्यापारियों का कहना है कि ये अब 2014 से पहले वाला भारत नहीं रहा है, बल्कि एक सक्षम, आत्मनिर्भर और निर्णायक भारत है। टैरिफ में कटौती से व्यापार में को मिलेगा बूस्ट। और साथ ही आपको बता दें, कानपुर व्यापारी नेता ज्ञानेश मिश्रा ने कहा कि अमेरिका की ओर से पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया था, जिसे अब घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके साथ ही पेनल्टी के रूप में भी लगाए गए 50% टैरिफ को भी वापस ले लिया गया है। ये फैसला भारतीय व्यापारी और उद्योग जगत के लिए बड़ी राहत से कम नहीं है और भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई मजबूती मिलेगी। रोड मैप, कपड़े, रत्न, आभूषण, ऑटो पार्ट्स, लेदर और फुटवेयर, रसायन, स्टील, सी फूड, मशीनरी आदि चीजों पर एक दूसरे के चलते हो रही बधाई दी है और साथ ही देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया गया है। मोदी जी ने खास करके जो 2025 में जुलाई में और अगस्त में 25% टैरिफ, 2 टैरिफ लगाए गए भारत पर अमेरिका द्वारा। पहले टैरिफ लगाया है जो पूरी दुनिया के कई देशों में लगाया गया जुलाई में। अगस्त में रसिया के साथ जो हमारा व्यापार हो रहा था, क्रूड ऑयल हम खरीद रहे थे, उसको पेनाल्टी के रूप में, जुर्माने के रूप में 25% टैरिफ लगाया गया। कुल 50% टैरिफ लगा हुआ था। अमेरिका से जो भी वस्तुएं भारत से अमेरिका जाती थी, वो वस्तुएं 100 रुपये वाली 150 रुपये की वहाँ बिक रही थी। तो अमेरिका में भी इसका दबाव था अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर। और दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार ट्रंप के संपर्क थे। कई बार टेलीफोनिक वार्ता हुई और ये तय हुआ कि रसिया के साथ व्यापार सीमित किया जाएगा। उसके बाद कल फैसला हुआ, जो 50% कुल टैरिफ था उसको 18% कर दिया गया। हम सबको आशा थी कि ऐसा होगा और हुआ। निश्चित रूप से इससे कानपुर का चमड़ा और रेडीमेड होजरी और दवाओं का बाजार जो कानपुर से होता है, वो निश्चित रूप से फिर से पटरी पर लौटेगा। जो जुलाई से पहले, 2025 जुलाई से पहले जो स्थिति थी वही होगी। कई हजार करोड़ का टर्नओवर व्यापार जो अमेरिका के साथ प्रभावित था, निर्यात प्रभावित था, वो फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आएगा। आज हम लोग यहाँ पर मोदी जी को धन्यवाद देते हुए ये लड्डू वितरण कर रहे हैं। ये कानपुर के रेडीमेड और होजरी की बड़ी बाजार है, वहाँ पर हम लोग लड्डू वितरण करके विगत दिनों हुए झगड़े में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने पुलिस पर तहरीर न लिखने की लगाए गंभीर आरोप। 25 तारीख से हुए झगड़े में अभी तक तहरीर न लिखने के आरोप, थाना प्रभारी पर लगे गंभीर आरोप। दरअसल पूरा मामला हजरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गियुत्ती का है, जहां पर विगत 25 तारीख को 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसकी रात्रि इलाज के दौरान सैफई में मौत हो गई है। पीड़ित का आरोप है कि जब वह झगड़े की तहरीर पर देने थाने गया था तो उसकी थाने में तहरीर भी नहीं ली गई। पीड़ित ने बताया कि थाना प्रभारी ने कहा
कहा है कि अस्पताल जाकर खुद देखेंगे कि उसकी स्थिति क्या है, तब जाकर तहरीर लेंगे। थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित परिवार ने थाना प्रभारी पर कोई भी कार्रवाई न करने की गंभीर आरोप लगाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस को झगड़े के बाद तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए था। फिलहाल पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी की कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है, जिससे परिवार में आक्रोश व्याप्त है। परिजनों का कहना है थाना प्रभारी ने अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, न ही किसी की भी गिरफ्तारी की गई है। क्या नाम है आपका? राजवीर। कहाँ रहते हो? गिरती। थाना कहाँ लगता है आपका? हजरतपुर। क्या मामला हो गया आपके साथ? मामला ये हुआ साहब, आई थी जब वो हमारा भाई दावत भंडारा था, वहाँ भंडारा खाने गया। भंडारा कहाँ था? गांव में था, बीच गांव में। गाँव में ही था। फिर हाँ, क्या हुआ? वो आ रहा था मुनते, तो उसे रत्ता मुझे ये पता नहीं था कि भलाई बुराई का कोई, इनने 10-20-25 लोगों ने घेर के वहां पर उसे मारते मारते पीटे तो मार डाला। और वो कहना, जब हम यहाँ सुनने को मिली तो मैं यहीं पे गए, तो मैंने जाके उसे तो देखा जाए, तो मैं मुँह देख के ये सब लोग फिर भाग गए। मैंने सब आंखें से देखे। अच्छा, कौन लोग थे? आपको दो एक लोगों के नाम पता है। राजेंद्र थे, अशोक थे, और वो ओमपाल का विजयी था। ओमपाल भी था। इन लोगों की शिकायत आपने थाने में की है? हमने जाके थाने में साहब, जैसे तुरंत टाइम थाने गए तो हमने साहब से कही जाए कि कानो साहब ऐसे से हमारे भाई मार डाले 2 लोग। हुआ जाए के कानो, हमारी कोई सुनवाई, हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है इसमें? नहीं करी जा, मैं कोई कार्रवाई नहीं तो अब क्या हुआ? उनकी डेथ हो गई या सही है? वो इलाज चल रहा है उनका? उनमें तो एक का इलाज चल रहा है, एक खत्म हो गया। ये कब खत्म हुए हैं? वो खत्म हुए हैं, कल खत्म हुआ है साहब। कल 2 तारीख को खत्म हुआ है। हाँ। झगड़ा कब हुआ था आपका? झगड़ा 25 तारीख को हुआ था। तो उस तारीख में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा था या नहीं करा? नहीं करा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं करा? नहीं, मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। आप क्या चाह रहे हो? अब मैं ये चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए। अपराधियों ने ऐसे कोई, मेरी कोई भाई की खून खता भी नहीं थी, उसने अपराधियों ने उसे मार डाला। अच्छा, यहाँ पे जो आपके भाई की डेथ हो गई है और वो यहाँ है, इस समय कोई पुलिस बल तैनात है आपके यहाँ? नहीं है पुलिस वाला कोई यहाँ? नहीं साहब, कोई पुलिस वाला नहीं है? नहीं। ठीक। क्या नाम है आपका? राजवीर। कहाँ रहते हो? गिरती। थाना कहाँ लगता है आपका? हजरतपुर। क्या मामला हो गया आपके साथ? मामला ये हुआ साहब, आई थी जब राजवीर। क्या नाम है आपका? राजवीर। कहाँ रहते हो? गिरती। थाना कहाँ लगता है आपका? हजरतपुर। क्या मामला हो गया आपके साथ? मामला ये हुआ। खबर बदायूं से है, जहां बदायूं की कस्बा पिसौली की मेन पुलिस चौकी के सामने बीच सड़क पर एक शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। नशे में धुत शराबी ने FM हाईवे पर सड़क पर लौट कर कई तरह की डिमांड की है। काफी देर तक यातायात रहा बाधित। पुलिस ने बामुश्किल शराबी को मनाया और फिर शांत किया है। पिसौली कोतवाली आपको बता दें, नगर में बीच सड़क पर कस्बा पुलिस चौकी का पूरा मामला बताया जा रहा। खबर सीतापुर से है, जहां तकनीकी सहायक का कमीशन मांगने का मामला उजागर हुआ है। ग्राम प्रधान से काशी कमीशन मांगने का ऑडियो हुआ है वायरल। पेमेंट देने वाला स्क्रीनशॉट भी हुआ जमकर वायरल। विकास कार्यों की MB करने का मांगा था कमीशन। ऑडियो में 1,40,000 रुपए की हुई बात। कमीशन का हिसाब न होने तक रोकने की कही बात। अगली डिमांड रोके रहने की TA ने कही है बात। ऑडियो और स्क्रीनशॉट वायरल होने पर खुला बंदरबाट।
गाजीपुर में आज समाजवादी पार्टी ने एसआईआर को लेकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के तहत सपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे हैं और ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारी सपा नेता ने एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है और सपा नेताओं ने एसआईआर के तहत गलत तरीके से वोटरों का नाम काटने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के कई विधायक शामिल रहे हैं और इन नेताओं ने अपनी मांगों को समर्थन में ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। मामले को लेकर डीएम ने पूरी प्रतिक्रिया निर्वाचन आयोग के नियमों और दिशा निर्देश के मुताबिक संचालित होने का दावा भी किया है। आपने राजनीतिक दलों के साथ आज बैठक की है, क्या दिशा निर्देश दिया, क्या? देखिए, कुछ कई कतिपय बूथों पर फॉर्म 7 के माध्यम से आपत्तियां प्राप्त हुई, तो उस आपत्ति को लेके कुछ इनकी जो शंकाएं थी, समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आके मुझसे मिले भी थे, प्रतिनिधि मंडल मिला था और आज ही मैंने सभी पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई थी। तो उसके संबंध में उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक जो माननीय चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसमें दावे और आपत्ति प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपत्ति करने का अधिकार सभी पार्टीज को है, कोई एक पार्टी के लिए विशेषकर नहीं है, बट कोई करना चाहे तो वो भी कर सकता है और आपत्तियां लेना पड़ेगा हम लोगों को अगर कोई आपत्ति देता है। अब उसमें जो माननीय चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि आपत्तिकर्ता को हमको ये देखना है कि वो सेम विधानसभा क्षेत्र के होने चाहिए, वही आपत्ति ग्राह्य की जाएंगी और ग्राह्य करने के बाद उनको बीएलओ को असाइन किया जाएगा। बीएलओ की रिपोर्ट आने के बाद यदि बीएलओ ऐसी रिपोर्ट देता है कि आपत्ति सही पाई गई तो नोटिस इशू किया जाएगा, बिना सुनवाई करके किसी का नाम नहीं काटा जाएगा। ये चीज हम लोगों ने स्पष्ट रूप से उनको बताई, अवगत कराया, पूरी प्रक्रिया बताई है और जिससे काफी संतुष्ट भी थे। और इसमें जैसा पुनः आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपत्ति प्राप्त होने के बाद बिना नोटिस के, बिना सुनवाई के किसी का भी नाम नहीं काटा जाए। सर, इन लोग का ये आरोप है कि एक ही नाम के व्यक्ति जो है कई आपत्तियां दी हुई है। इसमें भी कोई आपत्ति करने का अधिकार के लिए कोई समय या मतलब कोई नंबर निर्धारित नहीं है कि एक आदमी इतनी ही आपत्तियां कर सकता है। अगर कोई आपत्ति उस विधानसभा क्षेत्र का है तो वो आपत्ति कर सकता है, उसके लिए कोई नंबर या समय वो निर्धारित नहीं है। डेलीगेशन जिलाधिकारी कार्यालय पाया हुआ था और एफआईआर में जो कुछ आरोप लगाया जा रहा था, किस तरह का आरोप था, क्या बताएंगे उसको? नहीं, आरोप नहीं है, वो सत्य है। जनपद के कई बूथों से फॉर्म 7 पकड़ा गया है। हजारों की संख्या में फॉर्म हम लोगों के पास आ गया है और बीएलओ के पास कितना पहुंचा होगा वो आप जाने। पत्रकार भी एक स्पष्ट दर्पण है, उसको आप समझे कितना पहुंच। लेकिन हम लोगों के यहाँ हजारों फॉर्म 7, जो आदमी जिंदा है, काम कर रहा है, अपने घर में है, जिले में है, उसका भी नाम काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई। तो कटवाने के लिए लोग किस तरह का प्रयास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग? अरे फॉर्म भर लेंगे, बीएलओ से दस्तखत करवा कर ला कर यहाँ जमा करके नाम कटवा देंगे। नहीं तो जो शिकायत करता है तो नहीं, डीएम साहब से मुझे पूरा उम्मीद है, डीएम साहब ने उसके नियम और नियमावली को बताया है कि इस तरह नहीं कट पाएगा, कटेगा तो उसका नियम यह है। तो हम लोग अस्वस्थ हुए हैं, लेकिन फिर भी हम अपने तरीके से हम एकदम लैस है। यदि कोई काटेगा तो हम उसका जवाब भी देंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, मुकदमा करेंगे, एफआईआर करेंगे, निर्वाचन आयोग उसको जेल जाना तय। ऐसे में जैसे आपके जिलाध्यक्ष ने पदों दिखाया पेपर, सुभाष चंद्र नाम के व्यक्ति का एक ही नहीं कई फार्मों पर दस्तखत कर फॉर्म जमा किया गया है। सुभाष चंद्र नाम से और राधे श्याम और 2-3 नाम थे। इन नामों से एक नहीं 10-10, 20-20 फॉर्म सिग्नेचर मिले। ये कौन लोग हैं, अब पता लगाना। पत्रकार आप लोग भी कुछ काम करो ना, हम ही थोड़ी ना करेंगे। हमसे आपका दिए, हम बता दिए फला फला नाम है, तो इनको जाकर पता कर लीजिए, आप खुद ही स्पष्ट हो जाएगा। ठीक।
इटावा पुलिस ने संगठित रूप से जीएसटी चोरी करने वाली फर्जी आईटीसी रैकेट का भंडाफोड़ किया। 5 अभियुक्त गिरफ्तार। फर्जी इनवॉइस के जरिए करीब 7.03 करोड़ की राजस्व क्षति का खुलासा हुआ है। फर्जी फर्म बनाकर बिना माल की खरीद बिक्री के इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी पास ऑन किया जा रहा था। लैपटॉप, फर्जी जीएसटी इनवॉइस, ई बिल और बिना नंबर प्लेट कार बरामद की गई है। भोले भाले लोगों के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर 50 से 60 फर्जी जीएसटी फर्में बनाई गई थी। आईटीसी पास ऑन के बदले अभियुक्तों को करीब 2.5% कमीशन मिलता था। अन्य संलिप्त अभियुक्तों की तलाश जारी है। विवेचना भी प्रचलित है। जनपद इटावा के जीएसटी अधिकारियों द्वारा फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी चोरी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कुल 7 मुकदमे अलग अलग तिथियों में अलग अलग थानों में दर्ज कराए गए थे। इनसे संबंधित मामलों की जांच के दौरान पाया गया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना किसी वास्तविक माल की खरीद बिक्री के फर्जी टैक्स इनवॉइस जारी किया गया और अवैध रूप से आईटीसी अर्जित की गई, जबकि संबंधित फर्मों द्वारा न तो कोई वास्तविक व्यापार किया गया और न ही सरकार को देय जीएसटी का भुगतान किया गया। इसमें कुल सरकारी राजस्व लगभग 7 करोड़ 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इससे संबंधित 5 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया है। इन्हीं मामलों में पूर्व में भी 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसमें अभी भी प्रकरण में जांच चल रही है। जो भी दोषी होंगे और जिनके नाम बाद में भी प्रकाश में आएंगे, उनके खिलाफ भी हम लोग कठोर विधि। जनपद हरदोई केस से शाहबाद जा रहे 2 युवकों के साथ लिफ्ट देकर सरेआम लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पीड़ित सत्यपाल सिंह अपने साथी संजीव कुमार के साथ सफर कर रहे थे। बदमाशों ने तमंचा कनपट्टी पर लगाकर 10,500 नगद, 2 मोबाइल फोन व 2 बैग लूट लिए हैं। पीड़ित सत्यपाल सिंह ने निवासी ग्राम आपको बता दें गजीपुर या फिर वहां का बताया और अपने साथी संजीव कुमार के साथ हरदोई से शाहबाद जा रहे थे। रास्ते में कुछ युवकों ने लिफ्ट दी और आगे चलकर वहां उधरपुर के पास आगापुर मोड़ पर तमंचा दिखाकर दोनों से सारा सामान छीन लिया है। लूट के बाद आरोपियों ने पुलिस को सूचना देने पर जान से मारने की धमकी देते हुए वहीं छोड़ दिया। घटना के बाद पीड़ितों ने शाहबाद कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर घटना की सूचना दी है। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए संदिग्ध इको गाड़ी की तलाश में जुटी है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। क्या घटना हुई? सर मैं फैजापुर बाईपास से बैठा शाहबाद के लिए, उसने इको गाड़ी के अंदर से आए, उसने बैठा हमारे साथी संजीव कुमार को, और आके उधर पुल पे हमारे को तमंचा लगा के लूटपाट पैसा ले लिया 55 मेरे 5,000 साथी से, और नीचे साइड लिफ्ट करके आगा पुल मोड़ को चल दिया गया। कोतवाली आए हो क्या पुलिस ने बताया? कोतवाली बता रहे हैं कि तुम जाओ मिशन में जाओ, वहाँ का मैटर है, तो वहाँ से बैठे थे, वहाँ का मैटर लेकिन लूटपाट। वाराणसी के थाना सारनाथ क्षेत्र में कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या करने के आरोपी 1 लाख रुपए के इनामी सुपर किलर बनारसी यादव को एसटीएफ टीम ने आज मंगलवार की रात एक मुठभेड़ से ढेर कर दिया है। घटना के चौबेपुर थाना अंतर्गत बरियासनपुर रिंग रोड पर हुई है। घायल अवस्था में अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मारने की पुष्टि की है और साथ ही मौके से बरामदगी। मुठभेड़ के बाद मौके से पुलिस को 2 पिस्टल और भी भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बता दें, आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो बनारसी यादव पर 2 दर्जन से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज थे और वह लंबे समय से पुलिस की तलाश से था। और साथ ही पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा हाल ही में उसकी गिरफ्तारी सूचना के लिए इनाम की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई थी और उस पर बीएनएस की हत्या और गुंडा गतिविधि जैसी धाराओं के साथ साथ एसटी/एससी एक्ट के तहत भी मामले दर्ज थे।
पूर्वांचल के आपराधिक इतिहास में बनारसी यादव का नाम लंबे समय तक एक रहस्य बना रहा। सुपारी लेकर हत्याएं करने वाले इस शूटर को पुलिस नाम से तो जानती ही थी, लेकिन उसका चेहरा और तस्वीर किसी के पास नहीं था। यही वजह रही है कि कई घटनाओं को अंजाम देने के बाद भी बनारसी वर्षों तक कानून की पकड़ से दूर रहा है। और साथ ही सारनाथ में कॉलोनाइजर महेंद्र की हत्या के बाद जब बनारसी यादव का नाम सामने आया तब पुलिस को उसकी मौजूदगी का ठोस सुराग मिला है। सूत्रों के अनुसार बनारसी यादव कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था और न ही एक जगह टिका रहता था, और ठिकाने बदलते रहना और संपर्क के पारंपरिक तरीकों से दूरी बनाए रखना उसकी पहचान थी। सूत्रों के मुताबिक गाजीपुर जिले के करंडा का रहने वाला बनारसी पूर्वांचल के कई माफियाओं के इशारों पर सुपारी किलिंग को अंजाम दे चुका है। खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया। 3 सगी नाबालिग बहनों ने रात करीब 2 बजे नवी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तीनों बहनें एक गेमिंग ऐप की आदी बताई जा रही है। सभी ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लवर गेम खेला करती थी। थाना टीला मोड़ स्थित भारती सिटी में टावर B1 फ्लैट नंबर 907 की घटना है। 3 बच्चियां निशिका उम्र करीब 16 वर्षीय, प्राची उम्र करीब 14 वर्षीय, पाखी उम्र करीब 12 वर्षीय। आज दिनांक 4/2/2026 को रात्रि करीब 2:15 पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना टीला मोड़ स्थित भारत सिटी में टावर B1 फ्लैट नंबर 907 की 9वीं मंजिल की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली और मौके पर जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा 50 सैया अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया। पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 4/2/2026 को रात्रि करीब 2:15 पर खबर कानपुर से है, जहां गौवंश की तस्करी की जानकारी पर विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता पहुंचे सेंट्रल स्टेशन पर। मालगाड़ी में गौवंश ले जाने की सूचना पर विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को सेंट्रल स्टेशन पर प्रदर्शन किया है। कानपुर सेंट्रल के उप मुख्य यातायात प्रबंधक ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आश्वासन दिया है कि ट्रेनों से गौवंश की तस्करी जैसी गतिविधियां नहीं होने दी जाएंगी। और विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रवक्ता सचिन शुक्ला ने बताया कि संगठन को सेंट्रल स्टेशन से गुजरने वाली एक मालगाड़ी के वैगन में गौवंश होने की सूचना मिली थी और कार्यकर्ता 5:30 बजे कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे और मालगाड़ी में गौवंश ले जाने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर आई एक मालगाड़ी की बोगी में गौवंश है और उन्होंने इस मालगाड़ी पर जाने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने सेंट्रल स्टेशन के बाहर स्थित मंदिर पर प्रदर्शन किया है। बाद में कानपुर सेंट्रल के उप मुख्य यातायात प्रबंधक आशुतोष सिंह ने उनसे मुलाकात कर समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ट्रेनों से गौवंश की तस्करी नहीं होने दी जा रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां धर्मनगरी हरिद्वार मायापुर बस्ती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सरस्वती विद्या मंदिर मायापुर के प्रांगण में आयोजित इस सम्मेलन में क्षेत्रीय जनता ने बड़ी संख्या में सहभागिता की है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ है। सम्मेलन में गरीब दासी आश्रम के संचालक भगवताचार्य परम पूज्य श्री रविदेव शास्त्री जी और साथ ही साध्वी महंत गंगादास जी और उछाली आश्रम के संचालक महंत विष्णुदास जी उपस्थित रहे हैं। मुख्य वक्ता के रूप में
आरएसएस के प्रांत प्रचारक प्रमुख श्री संजय जी ने हिंदू धर्म की प्राचीनता, गौरव और राष्ट्र धर्म के महत्व पर प्रकाश डाला है। वहीं श्री रविदेव शास्त्री जी ने सनातन परंपराओं के पालन का संदेश दिया। सम्मेलन का उद्देश्य समाज को धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति जागरूक करना रहा है। एक सूत्र में बंधना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को अनर्गल तरीके से समाज में बहिष्कृत भी किया जाता है। अगर हिंदू समाज अपने लिए कोई मांग करता है तो उसके सांप्रदायिकता का कहकर उसको दंड दिया जाता है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। परंपरा ही रही है कि हरिद्वार क्षेत्र में अन्यों को निवास स्थान नहीं दिया जाता। 9 या 11 किलोमीटर का दायरे में ऐसा कहा जाता है। तो पर यहाँ पर तो सभी धर्म के लोग आते हैं, अपना व्यवसाय भी करते हैं और करके चले जाते हैं, फिर भी कोई ऐसी रोक टोक नहीं करी किसी ने। लेकिन अपनी मांग या कोई प्रतिबंध क्षेत्र है तो उसमें अपनी कोई मांग रखता है तो उससे सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और फिर उसके ऊपर एक्शन करना। गुरुजी कुंभ क्षेत्र दोबारा पूछना गुरुजी वही बात मैंने अभी कही कि यहाँ के नगरपालिका क्षेत्र में कुछ क्या कहें उनको, समाजवादी या जो संगठन हैं अहिंदू, उनके ऊपर प्रतिबंध आज से नहीं है, अनादि से है। लेकिन फिर भी गंगा सभा की ओर से कहा गया है तो कुछ सोच समझ के कहा गया होगा और उसे मानना हम सबका धर्म भी है, कर्तव्य भी है। हमें मानना चाहिए उनकी बात को, क्योंकि गंगा सभा गंगा रक्षा करती है, गंगा के आसपास के क्षेत्रों को सुव्यवस्थित रखती है और उसकी साफ सफाई का देखरेख का पूर्ण ध्यान करती हैं। तो उनको कई बार ऐसा लगता है कि कोई नाम बदलकर व्यवसाय कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें स्पष्टता भी नहीं बोली जाती कि हम किस धर्म के हैं। जो आदमी अपना नाम परिवर्तन करके और बीच क्षेत्र में आकर अपने व्यवसाय को करता है तो ये भी गलत बात है। गुरुजी आने वाले सकता है वरिष्ठ लेकिन खबर रुड़की से है, जहां सालियर भगवानपुर बाईपास पर बना पैदल पुल पिछले करीब 1 साल से अधूरा पड़ा हुआ है और यह अधूरा निर्माण आम लोगों की जान के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। पुल का काम पूरा न होने के कारण छात्र, महिलाएं, बुजुर्ग, स्थानीय ग्रामीण तेज रफ्तार हाईवे को पार करने के लिए मजबूर हैं। इस बाईपास के आसपास 3 कॉलेज स्थित हैं, जिनके सैकड़ों छात्र रोजाना इसी मार्ग से आते जाते हैं। इसके अलावा आसपास के गाँव की महिलाएं, औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारी और आसपास आने जाने वाले मरीजों भी इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। हाईवे पर भारी संख्या में भारी वाहनों की आवाजाही और तेज रफ्तार के बीच सड़क पार करने का किसी चुनौती से कम नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस लापरवाही के चलते पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। स्थानीय ग्रामीणों और छात्रों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है यह पुल का निर्माण एक तरफ से तो पूरा कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ का काम अधूरा छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि वहां से गुजर रहा विद्युत लाइन बाधा बन रहा है। विद्युत विभाग द्वारा लाइट हटाने और साथ ही एस्टीमेट बनाकर NHAI को भेजा जा चुका है और साथ ही छात्रों और ग्रामीणों की मांग है कि पुल पर एक ऐसा रैंप भी बनाया जाए जिससे मोटरसाइकिल और साइकिल आसानी से निकल सके। इससे बुजुर्गों और असहाय लोगों को भी पुल का उपयोग करने में सुविधा होगी। उनका कहना है कि केवल सीढ़ियों वाला पुल सभी के लिए सुरक्षित उपयोगी नहीं है। सर 2015-16 से है और ये ऐसा ही जैसा ही हम देखते आ रहे हैं। हमारा भी 2nd ईयर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हादसे हुए भी पहले और आगे भी खतरा है।
लड़के तो सर एडजस्ट कर लेते हैं किसी भी तरह से, बाकी लड़कियों को और बराबर में आरोग्य हॉस्पिटल भी है, बुजुर्गों को बहुत दिक्कत आती है। क्या वजह मानता है क्यों वजह ये लापरवाही है सर, NHI की लापरवाही है। इंतजार कर रहे हैं? जी इंतजार तो कर रहे हैं, लापरवाही है उनकी। और बाकी इसमें हमारा धरने की प्रदर्शन की बात चल रही है और हमें देहरादून तक अगर जाना पड़े तो हम जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। इसमें हम इसकी मांग कर रहे हैं, जब चालू किया जाए। फ्लाईओवर है तो जी इससे बहुत दिक्कत हो रही है हमें, क्या सारे पूरे कॉलेज के बच्चों को हो रही है। इसमें जो है जो 3 कॉलेज इस रोड पे, एक तो IIMT है और एक आरोग्य में और एक हमारा मदुरई यूनिवर्सिटी है। तो देखो लड़की भी आती है यहाँ कॉलेज में, तो लड़की को बहुत दूर को जाना पड़ रहा है उधर को, ना कि इससे हो गए। तो जी क्या नाम अपने सुनने के लिए बोल रहे थे कि फ्लाईओवर पूरा करवाया जा, या अधूरा हुआ है अभी। परेशानी बहुत होती है जी, कभी कभी सर्दी होती है तो क्या नाम ये एक्सीडेंट होने का भी, हादसा होने का बहुत खतरा रहता है सर। तो जी हुए हैं यहाँ, बिल्कुल हुए हैं। मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है सर यहाँ, तो सेकेंड ईयर चल रहा है तो सर मैं तो 2 साल से देख रहा हूँ यहाँ। अब काफी टाइम से हो गए, काफी टाइम से फ्लाईओवर है, पूरा भी नहीं हो पाया अभी तक भी। तो कितने साल हो गए इस जी इसे तो कम से कम 5 साल मान के से देखता आ रहा हूँ, भगवानपुर का हूँ यही का। तो जी NIH की बहुत बड़ी लापरवाही है जो। जी बहुत बड़ी लापरवाही है। देखो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इसे जल्दी कार्य को पूरा कराया जाए। और ये लाइन है जो ये देखो जी, 35,000 की लाइन है सर। हमने परसों भी बताया था कि इसकी वजह से कितना लॉस हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है बच्चों को भी और जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको भी। यहाँ पर क्रॉसिंग के लिए दूसरी साइड जिन्ना नहीं है इस पे, और 33,000 की लाइन भी जा रही है। और इससे जो है यहाँ पर कुछ लड़के स्टंट भी करते हैं, नशा भी करते हैं। परसों से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है NHI ने या कोई ज्ञापन नहीं दिया हमको। हम आपके माध्यम से आज फिर ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब बच्चे इकट्ठा होकर कल SDM के यहाँ ज्ञापन देने का भी काम कर सकते हैं। तो इस पर कार्रवाई करने की कृपया करें या फिर इसको यहाँ से हटवाने का काम करें। NHI की बड़ी लापरवाही मानी जाती है। NHI की बहुत बड़ी लापरवाही है ये, और इसमें जो कि है सब बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत है। लड़कियां और बुजुर्ग जो बच्चे हैं आसपास के गांव के हैं उनको बहुत दिक्कत होती है इसमें, और इससे बहुत नुकसान होता है सबको। ये पासिंग पुल अधूरा पड़ा है, इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है? इससे हाँ बड़ा हादसा इससे बड़ा हादसा हो भी सकता है और हुए भी है। एग्जाम भी जो बच्चा, एक बात बताओ, एग्जाम में अगर कोई फेल हो गया और वो डिप्रेशन में हो, वो इस पे दूसरी साइड जो जिन्ना है उस पे चढ़ के 33,000 की जो लाइन जा रही है अगर उससे हाथ टच कर ले, डिप्रेशन में आके बच्चा कुछ भी कर सकता है। या फिर कोई नशा भी बहुत करते हैं आसपास के। देखो अगर ये चल जाएगा, क्रॉसिंग बन जाएगी है, जब इस पर वो बच्चे चलेंगे या लोग चलेंगे तो यहाँ पर कोई नशा भी नहीं होने का, कोई स्टंट नहीं होने का। धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लोग हमारे साथ है, स्टूडेंट हमारे साथ है। सभी स्टूडेंट के हमें मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, वीडियो को देखकर जो हमने अपलोड की थी, और उनका सबका हमें समर्थन है। खबर हरिद्वार से है, जहां जनपद वासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से तहसील हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 44 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 24 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों त्वरित कार्रवाई के लिए भेजा गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंबित शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को अनावश्यक रूप से लोक कार्य और साथ ही कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। तहसील दिवस में भूमि विवाद, अतिक्रमण, पेयजल, विद्युत और राशन से संबंधित शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आई हैं। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है, जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से हो। तहसील में करीबन अभी तक 30 से 35 शिकायतें दर्ज की गई हैं, और तहसील दिवस में ज़मीन पर अतिक्रमण से संबंधित और पेयजल से संबंधित, राशन से संबंधित, विद्युत से संबंधित शिकायतें दर्ज की गई हैं, और शिकायतों को पर्सनली भी सुना गया है और अधिकारी को मौके पर डायरेक्शन दिए गए कि उसका निस्तारण करें।
हर सोमवार को जन सुनवाई हम लोग कर रहे हैं। तहसील दिवस एक एडिशनल रहता है कि लोकल तहसील से संबंधित शिकायतें जिलाधिकारी कार्यालय में लोग दर्ज कराएं और यहाँ पर विभिन्न और भी मैटर्स हैं जैसे प्रमाण पत्र आदि की सुविधाएं भी मौजूद रहती हैं। तो निश्चित तौर पे तहसील दिवस आयोजित करने से विभिन्न जो समस्याएं हैं अन्य विभागों की वो भी सॉल्व होती हैं और साथ ही तहसील से संबंधित जो सुविधाएं दी जाती हैं उनका भी लोगों को उसके भी सुविधा प्राप्त होती है। जनपद टिहरी की मुनिकीरेती नगर पालिका पर टेंडर प्रक्रिया में पक्षपात और परिवारवाद करने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। मामले में कांग्रेसियों ने नगर पालिका कार्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है और पालिका प्रशासन की पक्षपात और परिवारवाद नहीं करने की सलाह दी है। सलाह नहीं मानने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। बता दें कि आज इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अंशुल रावत के नेतृत्व में कांग्रेसी एकत्रित होकर मुनिकीरेती नगर पालिका कार्यालय परिसर पर पहुंचे हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं ने पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका ने एक साल में केवल 2 टेंडर किए हैं। दोनों ही टेंडर में पालिका प्रशासन ने पक्षपात परिवार विवाद को बढ़ावा दिया है। और अंशुल रावत ने बताया कि पहले टेंडर पार्किंग के लिए किया गया तकनीकी समिति के द्वारा 2 निविदा पास होने के बाद पालिका अध्यक्ष ने अपने चहेतों का निविदा पास न होने के कारण निविदा को निरस्त कर दिया है। और साथ ही पूछने पर अपने विवेक की परवाह का जवाब मिला है। अभी मुझे जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है इसमें अभी 10 दिन पहले कुछ टेंडर्स हुए थे, ई टेंडर, उसके माध्यम से कुछ इनमें क्वेरीज आई हैं कि 2 में कैसे स्वीकृत कर दिया गया या जो भी कुछ नियम की बात की जा रही है उसके तहत हमने यही बताया है कि हमने जो भी किया है उसमें पूरी कमेटी ने डिसाइड करके किया है और सब कुछ नियमानुसार हुआ है एज पर प्रोक्योरमेंट नियम 2025। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो ये टेंडर के लिए है, आज जो ज्ञापन दिया गया है टेंडरों के लिए दिया गया है, ये टेंडर में पक्षपात और परिवारवाद चल रहा है इस नगर पालिका में। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा पूर्व में हमने भी टेंडर डाला था तो हमारा टेंडर कैंसिल कर दिया गया था, जबकि कंडीशन और रूल सेम थे। 8 लोगों की कमेटी थी, 8 लोगों की कमेटी में 7 लोगों ने उसे पास किया था। सिर्फ अध्यक्ष ने ये कह के कैंसिल किया है कि 2 लोगों का टेंडर पाए गए हैं, जबकि अभी 10 दिन पूर्व ही में एक टेंडर हुआ है जिसमें करीब उसमें भी 2 लोग हमारी तरह पाए गए थे, लेकिन वो 85 लाख का टेंडर था, इन्होंने उसे पास कर दिया गया। जस्ट इसलिए किया है क्योंकि इसके परिवारवाद वाला मामला था, परिवार का टेंडर था तो परिवार को दिया गया और हमारा टेंडर इसलिए कैंसिल किया है। जबकि मैंने ये पूरा ज्ञापन लाया है जिसमें हमारी भी जो टेंडर डले वो भी बराबर है, इनके भी टेंडर डले बराबर, जो हुआ है सब बराबर हुआ है, लेकिन हमारा टेंडर उन्होंने कैंसिल कर दिया गया। सिर्फ ये कह के कि अध्यक्ष का विवेक है और परसों वाला टेंडर इसलिए पास किया है कि सिर्फ उनके परिवार के लोग। सरोवर नगरी से दूर जनपद नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र के दौरे पर 4 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रमण पर आ रहे हैं। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रायल ने बताया है कि प्राप्त कार्यक्रम अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 फरवरी को अपराह्न 12 बजे GTC हेलीपैड देहरादून से प्रस्थान कर अपराह्न 1 बजे ATFI हेलीपैड हल्द्वानी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री FTI हेलीपैड से कार द्वारा प्रस्थान कर अपराह्न 1:20 पर अमरदीप होटल पहुंचकर वहां प्रेस वार्ता करेंगे। प्रेस वार्ता के उपरांत मुख्यमंत्री अपराह्न 2:50 पर होटल अमरदीप से प्रस्थान कर 3 बजे MB इंटर कॉलेज मैदान हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित भगवान शिव कथा में प्रतिभाग करेंगे। तत्पश्चात मुख्यमंत्री वहां से कार द्वारा जमरानी बांध परियोजना स्थल जमरानी को प्रस्थान करेंगे और 4:10 पर निर्माणाधीन जमरानी बांध परियोजना के कार्यों का स्थल निरीक्षण करेंगे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री अपराह्न 5 बजे जमरानी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा गोलापुर हेलीपैड काट गोदाम को रवाना होंगे। वहां से कार द्वारा सर्किट हाउस काट गोदाम के लिए प्रस्थान करेंगे तथा रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार से इस वक्त एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां विकास के वादे कागजों तक सीमित रह गए हैं। वार्ड नंबर 10 के निवासी खुद को बेबस बताते हुए मीडिया के सामने आने को मजबूर हुए हैं। आरोप सीधे उनके पार्षद पर है। भ्रष्टाचार, झूठे वादे और जमीनी हकीकत से दूरी की है। हरिद्वार के वार्ड नंबर 10 पर हालात बद से बदतर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इतना भ्रष्ट पार्षद आज तक नहीं देखा। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने वाले पार्षद अब इलाके में नदारद रहते हैं। नालियां जगह जगह टूटी पड़ी हैं। शिकायतें दर्ज करने के बावजूद
बावजूद ना तो सफाई होती और ना ही मरम्मत होती। कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बारिश में घरों में पानी भर जाता है। वहीं जब इस पूरे मामले में वार्ड नंबर 10 के पार्षद से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सफाई दी है। वहीं पार्षद का कहना है, हम टाइम टू टाइम सफाई करवाते हैं। नगर निगम, जल निगम और सभी विभागों के सहयोग से काम किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। सफाई के नाम पर कूड़े के ढेर, टूटी नालियां और बदहाल सड़कें साफ देखी जा सकती हैं। लोगों के चेहरे पर ना तो संतोष है और ना ही उम्मीद की कोई किरण है। है कि इसकी समस्या का थोड़ा सा ये समस्या है, छोटी समस्या का समाधान भी ये क्षेत्रवास के वो कर नहीं पा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा सर? ऐसे ऐसे करके पूरा पानी वहाँ से वहाँ तक पूरा बहता है और गंदगी रहती है। या कभी भी इसकी सफाई लोगों को ही करनी पड़ती है, क्षेत्रवासियों को ही करनी पड़ती है। क्षेत्रवासियों के अधिकार में कुछ भी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस पे छोटी सी उसमें समस्या पे कार्यवाही करें। नम्र निवेदन से ये नाली का कार्य निर्माण करवा दीजिए, बस आपसे यही समस्या है। नाम बता दो। मेरा नाम मीनाक्षी। मैं किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन मेरा काम जो है मैं समय समय पर सब काम कराता हूँ। मेरे कर्मचारी चाहे वो जल संस्थान के हों, चाहे निगम के हों, चाहे जल निगम के हों, समय समय पे मेरे आग्रह पर पूरा मेरे वार्ड में काम पूरा करते हैं। अभी मैंने जैसे बिलकेसर रोड पर पानी की लीकेज हो रही थी, उसको ठीक करवाया जल संस्थान के द्वारा। और समय समय पर जल संस्थान के गंगा प्रदूषण के कर्मचारी हैं, उनसे मैंने सीवर का भी कार्य मैं समय समय पे कराता रहता हूँ। समय समय पे अपने वार्ड में सफाई कराता रहता हूँ। श्रीमान महत्वपूर्ण काम जो मेरे लिए था, मेरे पिछले 1 साल के कार्यकाल में सबसे पहला महत्वपूर्ण काम मैंने वो कराया है। जो बरसाती नदी पहाड़ों की तरफ से आ रही है, उससे क्या होता था कि बरसात के टाइम पे घरों में लोगों के पानी घुस जाता था। गरीब लोगों का नुकसान होता था, चाहे वो वाल्मीकि कॉलोनी के हो, चाहे वो जलकारी बस्ती को, चाहे गुरुद्वारे के पीछे बस्ती हो, वहाँ मैंने उस नदी को गहरी करवाया। वहाँ पर अपने आप खड़े होकर मैंने जेसीबी से दोनों साइड और तुम्हारा वन विभाग से अगले ग्राम वन के अधिकारियों को और निगम के अधिकारियों से उनसे मैंने जेसीबी ली और उस धर्म से नदी को गहरे कराने का काम मैंने कराया। इस बार किसी के घर में एक बूंद पानी नहीं घुसा। इसके लिए मेरे को अपनी तरफ से बताने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप जनता से, वार्ड की जनता से, झलकारी बस्ती में, वाल्मीकि बस्ती में आप जनता से पता कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो मैंने कराया है, प्राधिकरण ने महायोजना के तहत 2041 में जो मैप आया था, उसमें वाल्मीकि कॉलोनी जो बिलकेसर रोड है, झलकारी बस्ती है, वहाँ से 100 फीट की सड़क का पास हुआ था मैप के द्वारा। लेकिन उसको मैंने माननीय मदन कौशिक जी ने मुझे, मेरे माननीय मदन कौशिक विधायक जी ने मुझे मार्गदर्शन करा। मैंने उसमें आपत्ति लगाई प्राधिकरण में। उस सड़क को मैंने 100 फीट की बजाय 60 फीट की कराया। ये सबसे महत्वपूर्ण काम मेरे लिए था, मैंने अपनी जनता के लिए करा। और इसके लिए मैं सराहनीय अपने माननीय मदन कौशिक जी को धन्यवाद बोलता हूँ। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी बात को रखते हुए इस काम को कराने में मेरा साथ दिया। धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं ये जो भ्रष्ट पार्षद और भ्रष्ट यहाँ के नगर विधायक माननीय श्री मदन कौशिक जी, जो एक तरफ कहते हैं विकास की नदियाँ, आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से विकास पुरुष दिखाता हूँ। माननीय सबसे नाकारा पार्षद वार्ड नंबर 10 का आप देख लीजिए, अगर बारिश हो जाए यहाँ तो लोगों के घरों में 4-4 फुट पानी चला जाता है। और सीवर की इतनी समस्या है यहाँ पर, सीवर हर दूसरे-तीसरे दिन में सीवर भर जाता है। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से, एक बार आप अपने ये नाली दिखा दीजिए इनको। जो ये विकास पुरुष हैं यहाँ के माननीय श्री मदन कौशिक जी, जिन्होंने अपना नाकारा मूर्खता अनपढ़ पार्षद यहाँ पर भेजा है, तो आपको हम दिखाना चाहते हैं उनके विकास। जो बजट पास हो रहे हैं पार्षदों के, कहाँ अपने घरों का पेट भरेंगे या जनता यहाँ भूखी मरेगी या बीमार होगी जनता? यहाँ के वार्ड नंबर 10 की जनता बीमार होकर मरेगी। यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। किसी के पैर में कंच घुस जाए, कील घुस जाए, और कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है पार्षद निधि के लिए। ये छोटा सा 100 मीटर की रोड भी नहीं होगी ये नाली। शर्म आनी चाहिए ऐसे नाकारा पार्षद को।
नाम बता दो। नाम निखिल सोदाई, वार्ड नंबर 10 से पूर्व पार्षद प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर के शाइनिंग स्टार भगतपुर तड़ियाल स्कूल के राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विद्यालय को शिक्षा में नवाचार और साथ ही सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन के लिए प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित विप्रो ऑर्थियन राष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये सम्मान स्कूल के छात्रों द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए गए नवाचार प्रयासों के लिए दिया गया है। शाइनिंग स्टार भगतपुर तड़ियाल स्कूल के बच्चों ने नाटक के माध्यम से समाज की पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का कार्य किया है और इसी पहल के तहत विद्यालय की टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। टीमों का नेतृत्व शिक्षिका सरिता नेगी ने किया है, जिसमें छात्राएं राशि तिवारी, जागृति तिवारी, अंशिका नेगी और अंकिता राजवर शामिल है। विद्यालय में पर्यावरण आधारित नाटकों की श्रृंखला में भी लगातार चल रही है। इसी क्रम में संजय रिखाड़ी द्वारा निर्देशित नाटक द लॉस्ट वर्ल्ड हमारे समय का प्रतिबिंब का भी मंचन किया गया है, जिसमें दर्शकों को पर्यावरण संरक्षण का गहरा संदेश दिया गया। देखिए, संदेश तो हम यही देना चाहते हैं कि जो अनियंत्रित विकास इस देश के भीतर जो मॉडल डेवलप हो रहे हैं, उसके अल्टरनेट एक नए तरीके का डेवलपमेंट हो कि हम अपने नेचर को समझें, जानें और हम उस आधार पे विकास की नई परिभाषाओं को गढ़ें। हालांकि हम जिस स्तर पे बहुत छोटा सा हम लोगों का कामकाज है, लेकिन जो अवार्ड और जो विप्रो ऑर्थियन अवार्ड हमारे स्कूल को मिला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण जागरूकता के साथ साथ अपने इलाके में, कम्युनिटीज में प्लास्टिक वेस्ट को लेकर के जो अवेयरनेस थी वो हमारे बच्चों ने घर घर जाकर के चलाई है। और मकसद हमारा ये है कि हम अपने कैंपस को जीरो वेस्ट करें, सारी चीजों को रिसाइकलिंग में लेके आए। जैसे छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों के माध्यम से, या हम ये भी सपना देखते हैं आने वाले समय में कि जैसे छोटी छोटी बर्थडे पार्टीज होती है उसमें प्लास्टिक वेस्ट खूब सारा आता है, तो हम स्कूल के भीतर एक प्लेट बैंक डेवलप करने वाले हैं ताकि बच्चे स्कूल से प्लेट्स को, ग्लास को अपने घरों में ले जाएं और छोटे छोटे बर्थडे पार्टीज में अनावश्यक वेस्ट को वो अवॉइड करें। तो इस तरीके के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से हम इस अवेयरनेस को ला रहे हैं और बच्चों के माध्यम से समाज को संवेदनशील करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज अगर हमने प्रकृति नहीं बचाई तो हम भी आने वाले समय में नहीं बचेंगे। अंबिकापुर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। राज्य में धान खरीदी की अवधि को 2 दिन और बढ़ा दी गई है। ये फैसला उन किसानों के लिए राहत भरा है जो किसान किसी कारणवश अब तक अपनी उपज नहीं बेच पाए थे। अवधि बढ़ने से अब शेष किसानों की समर्थन मूल्य पर धान बेच सकेंगे। सरकार के इस निर्णय से किसानों में खुशी की लहर है और कुछ किसान जिनका टोकन कट गया था लेकिन धान नहीं बेच पाए थे और कुछ किसानों का पंजीयन भी नहीं हो पाया था। ऐसे किसानों का चिन्हांकन हुआ है और अगले 2 दिन के लिए फिर हम लोग धान खरीदी शुरू करेंगे और ऐसे सभी किसानों का धान सरकार, आज हमने उसकी समीक्षा की है और कुछ किसान जिनका टोकन कट गया था लेकिन धान नहीं बेच पाए थे और कुछ किसानों का पंजीयन भी नहीं हो पाया था। ऐसे किसानों का चिन्हांकन हुआ है और अगले 2 दिन के लिए फिर हम लोग धान खरीदी शुरू करेंगे और ऐसे सभी किसानों का धान सरकार, आज हमने उसकी समीक्षा की है और कुछ किसान इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।